हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आज हम अपना क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मैटर्स क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स। तो मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस घेरता है, जिसका एक स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ओके, और एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी सब्सटेंस। एंड मॉलिक्यूल, जब कोई एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं? एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और जब ये कंबाइन होते हैं तो किस तरह से कंबाइन होते हैं, इनके क्या रेशियोज होते हैं, किस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट किस रेशियो में फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस टाइप का होगा, किस अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें अब हम किस में पढ़ेंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि जब केमिकल्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके मास में चेंजेस होते हैं कि नहीं, उनके केमिकल फॉर्मूला कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास 5 लॉ होते हैं, 5 लॉज हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, third is law of multiple proportion, and fourth law of reciprocal proportion, and the fifth is Gay-Lussac law of combining वॉल्यूम्स। इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 लॉज हैं ये सारे आपको किससे रिलेट करेंगे? कंपाउंड के मास के साथ रिलेट करेंगे। लेकिन जो ये 5th लॉ है, ये गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये किससे डील करेगा? जो आपके सब्सटेंस होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके वॉल्यूम के बारे में रिलेट करेगा। ओके, तो इसके बारे में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ी होगी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो इसी तरह ही क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो आपने जितना रिएक्टेंट लिया होगा, जिस भी अमाउंट में रिएक्टेंट लिया होगा, उतना ही आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अगर आपने रिएक्टेंट का 10 ग्राम लिया है तो जब प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा तो वो भी 10 ग्राम ही होगा। तो इस चलिए लॉ देखते हैं क्या है। दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लॉरेंट लेवोजियर इन 1789। इस लॉ को किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। और ये लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल or chemical change, okay, during any physical or chemical change, the total mass of product remains equal to the total mass of reactant। मतलब आप कभी भी जब फिजिकल चेंज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट का मास होगा और जो रिएक्टेंट का मास होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, the total mass of product remains equal to the total mass of the reactant। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ठीक, तो अगर सपोज हमने क्या किया, हमने लिया कोई कंपाउंड लेते हैं, सपोज एक ए बी कंपाउंड लेते हैं, उससे क्या बन रहा है? एक ए बन रहा है और एक प्लस बी बन रहा है। सपोज हमने ए बी का कितना लिया? 50 ग्राम लिया। ठीक, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 50। सपोज ये हमने कितना ले लिया, ये हमारा प्रोडक्ट का है, ये ए 25 ग्राम बना और बी भी कितना बना? 25 ग्राम। तो देखिए ये दोनों कितना हो गया? 50 ग्राम। ठीक, तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, जितना भी आपने मास, जिस भी मास का आपने रिएक्टेंट लिया, उतना ही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। यही क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट वाज हीटेड, इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द सम ऑफ masses of calcium oxide and carbon dioxide was found to be equal to the mass of calcium carbonate। ओके, जैसे हमने लिया, हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट,
उसको हमने क्या किया, हीट किया। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48। ओके, तो ये 0 4 100, तो ये कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो ये 56 हो जाएगा, 56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, 44 ग्राम। तो अब आप ऐड कीजिए, रिएक्टेंट का मास कितना आ रहा है, टोटल 100 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और हम जब उसको हीट करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनका भी जो मास है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल है। ठीक, तो यही जो है लेवुशियर कहना चाह रहे थे कि जब भी कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट का मास होता है वो इक्वल होता है किसके, रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है। ठीक, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं और उससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास था, 100 ग्राम था। तो ये 100 ग्राम जब हमने हीट किया तो हमको दो प्रोडक्ट मिले, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना 44 ग्राम। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो देखिए 100 ग्राम आया टोटल। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो हमने देख लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो कि किसने किया था, लेवुशियर ने किया था। लेवुशियर ने इस जो लॉ है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एच शेप का उन्होंने ट्यूब लिया। ओके, कि इस टाइप का ये एच शेप का उनका ट्यूब था, ये ऐसा इधर से बना हुआ है, ये ऐसा, और यहाँ पर ये दो लिम्ब्स लगे हुए थे। ओके, ओके, ये आप लिम्स लगे हुए थे, क्या लिया उन्होंने, एक एच शेप का ट्यूब लिया, उसमें ये इस टाइप के दो लिम्स थे, उनमें से ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप का रहा, और उसमें से उन्होंने एक लिम्ब में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, और सेकेंड लिम्ब में क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। ओके, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पूरे एपरेटर्स जो था इसको वेट कर लिया, वेट किया। ठीक, उसके बाद इसको ऐसे जो सॉल्यूशंस थे उनको मिक्स कर दिया उसने ट्यूब को हिलाकर, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट था और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हो गया। ठीक, तो उनसे क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो जब ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो उसके बाद आफ्टर केमिकल रिएक्शन उन्होंने फिर से इस ट्यूब का वेट मेजर किया, तो उन्होंने देखा कि पहले जितना वेट था उसके बाद फिर उन्होंने जब केमिकल रिएक्शन के बाद जो वेट लिया वो दोनों इक्वल थे। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट लैंडोल्ट वेरीफाइड द लॉ। दिस वाज परफॉर्म्ड इन अ एच शेप्ड ट्यूब कॉल्ड लैंडोल्ट ट्यूब। ओके, as shown in the figure, जो आपके फिगर में दिख रहा है, solution of silver nitrate and sodium chloride were taken in the two limbs of the tube. okay, यहाँ पर sodium chloride, यहाँ पर silver nitrate भरा गया। this tube was sealed and then weighted. okay, इस ट्यूब को सील कर दिया गया और उसके बाद उसका वेट किया गया, and the tube was shaken for some times in order to mix the two solution. उस ट्यूब को क्या किया गया, उसमें से जो सॉल्यूशन है उनको शेक किया गया ताकि वो अच्छे से मिल जाए और उनके बीच में कुछ केमिकल reactions हो सके। The chemical reaction between the two salt solution result in a white precipitate of silver chloride. यहाँ पर देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट का किससे रिएक्शन हुआ, सोडियम क्लोराइड से, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो किसका था, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। फिर उसके बाद वहां पर क्या हुआ, फिर से after reaction the tube was weighted again and no change in the mass was noticed. okay, उसके बाद जब रिएक्शन हो गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, तो उसको फिर से उन्होंने क्या किया,
वेट किया और उन्होंने क्या देखा कि कोई भी चेंज नहीं था. दिस जस्टिफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो ये क्या करता है, हम पूरी तरह से हमारे जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको जस्टिफाई करता है. चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसके थ्रू हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे इसमें. ओके, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाय. ओके, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाय 4.9 gram of sulfuric acid if 6 gram of sodium hydrogen sulfate and 1.825 gram of hydrogen chloride are produced in the same रिएक्शन. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे कि इसमें हो क्या रहा है. तो यहाँ पर देखिए, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन हो रहा है. ओके, सो द केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन NaCl प्लस H2SO4. ओके, आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट and 1.825 gram of hydrogen chloride is produced. Okay, हाइड्रोजन क्लोराइड. देख लीजिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस है ना, सोडियम 1, ओके, क्लोरीन भी, ओके, सो रिएक्शन बैलेंस है, आपको रिएक्शन बैलेंस कर लेना. ओके, सो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड. आपको क्या गिवन है, H2SO4 कितना ग्राम है, 4.9 ग्राम H2SO4 है. NaH सोडियम हाइड्रो सल्फेट कितना है, 6 ग्राम, एंड HCl कितना है, 1.825 ग्राम. ओके, 1.825 ग्राम क्या है, HCl है, और आपको क्या फाइंड करना है, NaCl. ओके, क्योंकि पूछा व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का कितना वेट डिकम्पोज हो रहा है किससे, H2SO4 से. लेट X gram of sodium chloride decomposed by 4.9 gram of H2SO4. ये हमने लेट कर लिया. अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना, हमने सोडियम क्लोराइड का मास कितना लेट किया, X, और एक और रिएक्टेंट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मास कितना, 4.9. ओके, इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 6 ग्राम प्लस 1.825 ग्राम्स. ओके, तो X प्लस 4.9 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 7.825 ग्राम्स. साइड चेंज कर देते हैं, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7.825 माइनस 4.9 ग्राम्स. तो चल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.825 माइनस 4.9 ग्राम्स, 5 2 18 माइनस 9 9 और ये 2. ये हमारा आंसर आ गया. X इज इक्वल्स टू 2.925 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक, तो सोडियम क्लोराइड का कितना मास डिकम्पोज होगा, 2.925 ग्राम्स. ओके, आपको ये चीज समझ आ गया होगा. ठीक, ओके, सो
ये आपको क्लियर हो गया न्यूमेरिकल कैसे किया हमने किसका यूज़ किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और उसके बाद हमने NaCl का जो है वो मास कैलकुलेट कर लिया। चलिए जो नेक्स्ट लॉ देखते हैं। तो द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। कब, इन 1799। ओके, लास्ट वाला किसने दिया था, लेवुजियर ने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं इनका लॉ क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by mass. Okay, क्या बोल रहा है, a chemical compound contains exactly the same proportion of elements by मास। मतलब आपको केमिकल कंपोनेंट्स लिया, आपने उसको किसी भी मेथड से बनाया या कहीं से भी लाया, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, किसके, मास के सेम रेशियो में होंगे। देखिए लिखा है ना, कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। ठीक, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हम ओके, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि हमने वाटर लिया, वाटर हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से कलेक्ट कर लेते हैं। एक हम ले आते हैं लेक से, एक हम ले आते हैं टैप वाटर, और एक हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना लेते हैं। ओके, तो जब हमने ये तीनों जगह से वाटर कलेक्ट किया, तब भी वाटर का फॉर्मूला कितना था, H2O। टैप वाटर के लिए भी जब हमने देखा तो ये फॉर्मूला H2O ही रहेगा। और इस केमिकल रिएक्शंस करके जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाया गया, तब भी H2O ही आया। मतलब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के मास कितना है, 2 रेशियो, ऑक्सीजन के मास कितना है यहाँ पर 16, यहाँ पर भी 2 रेशियो 16, यहाँ पर भी 2 रेशियो 16। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 रेशियो 8, 1 रेशियो 8, 1 रेशियो 8। तो देखिए लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड लाइक वाटर, वाटर को हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया और उसके लिए हमने उसका मास चेक किया। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन हमेशा वहाँ 2 ग्राम्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका कितना 16। ओके, तो हर जगह पे उसका कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 रेशियो 8 के फॉर्म में है मास उनके। ठीक, तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, तो हमारे डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में बोला था कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। तो हमने देखा कि हमने वाटर को कहीं से भी कलेक्ट किया और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी बनाया, तो फिर भी उनमें उनके मासेस का एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में था, वो सेम रेशियो में थे उनके मासेस। ओके, हर जगह पे हमने देखा कि वो 1 रेशियो 8, 1 रेशियो 8 में ही थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ विद द एग्जाम्पल ऑफ CO2 विच कैन बी फॉर्म्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। ओके, हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनाएंगे, उसको फॉर्म करेंगे, और हम चेक करेंगे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो सेम है कि नहीं। ओके, सो फर्स्ट बाय बर्निंग कोक इन एयर। तो कोक को जब बर्न करेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बन गया, CO2। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन 2, तो 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। तो इसको हम और सिंपल में कैसे लिख सकते हैं, 3 रेशियो 8। ओके, नेक्स्ट मेथड है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को डिकम्पोज करके जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट
उसको हीट दिया तो वो किस में चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 12:32 विच कैन राइट 3:8। ओके, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ओके, तो बनाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वॉशिंग सोडा। ओके, तो Na2 वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2 लिख लीजिए, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, अगर हम बेकिंग सोडा पर बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो NaHCO3 प्लस HCl, तब भी सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन का कितना 12:32 मीन, और यहाँ पर भी 12:32। तो हमने 3 मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और हमने देखा हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन थे उनके मासेस जो थे वो सेम रेशियो में थे। ओके, विच इज 3:8। ओके, तो ऑल द सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, all the samples of carbon dioxide, carbon and oxygen are in the ratio of 12:32 और 3:8 by mass। ओके, तो यही हमारा क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रपोर्शन। ठीक, और जिसमें बोला गया था कि a chemical compound always contained exactly the सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। ओके, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके मास हमेशा सेम रेशियो में होंगे। आप उसको चाहे कहीं से भी बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं या कहीं से भी लाएं उसको, जैसे कि हमने वाटर का एक एग्जांपल लिया, वाटर को हमने लेक से लाया, एक टैप वाटर ले लिया और एक केमिकल रिएक्शन करके बनाया, तो हर तीनों टाइप में ही जो वाटर था उसका मास H2O, वहां पर हर जगह पर जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना था, 2:16 या 1:8। तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। ओके, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन था हर जगह पर, हमने वाटर जहां से भी लाया। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने 3 मेथड्स यूज करके फॉर्म किए, उनको बनाया, तो वहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो कितना था, वहां पर भी कार्बन रेशियो ऑक्सीजन कितना मिला हमें, 12:32। इसको सिंपल हम किस में लिख सकते हैं, 3:8 में 3:8 लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका मास एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। ओके, सो द नेक्स्ट लॉ, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। सो द न्यूमेरिकल इज, रीड कर लेते हैं, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक copper with nitric acid and subsequent ignition was found to be 2.7 ग्राम। ओके, क्या बोल रहा है कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड का मास है वो कितना है, 2.7 ग्राम। कब, जब 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया, तब कितना कॉपर ऑक्साइड मिला, 2.7 ग्राम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन yields 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, shows that the data illustrates the law of constant composition। तो यहाँ पर हमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड दिया गया है। तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड है एक। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड में हमको ये दिखाना है यहाँ पर कि कॉपर और ऑक्सीजन जब दोनों मेथड से वहां पर बने हुए हैं तो उनमें कॉपर और जो ऑक्सीजन है उनका जो रेशियो है वो सेम है। ओके, बनाते हैं। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सॉल्यूशन इन फर्स्ट
एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना था, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना मिला हमको 2.7 ग्राम। ओके, और मास ऑफ कॉपर कितना था, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 2.16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2.7 माइनस 2.16, तो ये कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 2.16 इज इक्वल्स टू 0.24 ग्राम। ओके, तो अब निकालते हैं कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर कॉपर का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100। ओके, तो वेट ऑफ कॉपर कितना है हमारे पास 2.16, और ये कितना है वेट ऑफ कॉपर 2.7 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है अप्रॉक्स 80%। ओके, सो इसी में ही हम निकाल लेते हैं वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया हमारा 0.24 अपॉन 2.7 इंटू 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 20%। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जो हमको कॉपर ऑक्साइड मिला उसमें 20% 80% कौन था, कॉपर था, और 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अब देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना था 1.15 ग्राम। ओके, और कॉपर कितना रिएक्शन यील्ड 0.92 ग्राम उसने क्या दिया था, कॉपर दिया था। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1.15 माइनस 0.92। तो ये कितना हो जाएगा 1.15 माइनस 0.92, पॉइंट 0.23। तो अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो ये कितना आ जाएगा, सेम उसी के जैसे वेट ऑफ कॉपर। तो वेट ऑफ कॉपर कितना है 0.92 अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100। तो ये भी जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% आता है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा 0.23 अपॉन 1.15 इंटू 100। तो ये आता है आपका 20%। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 दोनों से ही कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के जो परसेंटेज चेक किए कि उनके मास के कितने परसेंटेज वहाँ इन्वॉल्व है, तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जब कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो कॉपर का 80% था, कॉपर का 80% इन्वॉल्व था, और ऑक्सीजन का
20% इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोर्शन था कॉपर और ऑक्सीजन का, ठीक। तो ये क्या हुआ, तो ये जो डाटा है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। So the next law is law of multiple proportion। ओके, तो हमने अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ लिया, उसके पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ किस डाल्टन ने दिया था। और ये लॉ क्या बोल रहे, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, ओके, when two elements combine with each other to form two or more than two compounds, the masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other bear a simple whole number ratio। okay, पता है मुझे, थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। सो ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग फिर से इसका लॉ पढ़ेंगे। ओके, द एग्जाम्पल इज व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन react with each other to form कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक, तो दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक। दो फॉर्म हुए, तो यहाँ पर देखिए कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। यहाँ देखिए कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, ठीक। तो देखिए कार्बन का फिक्स्ड मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये देखिए जो डिफरेंट मास है ऑक्सीजन के, वो भी क्या है, एक सिंपल रेशियो में है, जो 16:32 बोलेंगे तो हम क्या हो जाएगा 1:2। आपको समझ आया कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और वो टू और मोर देन टू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो जो एक रिएक्टेंट होता है उसका फिक्स्ड मास दूसरे रिएक्टेंट के डिफरेंट मास से रिएक्ट करता है, और वो जो डिफरेंट मास होता है किसी दूसरे का, वो एक सिंपल वोल नंबर रेशियो में रहता है। ओके, तो अब हम फिर से पढ़ते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स फॉर्म किया इन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। द masses of one of the element which combine with fixed mass of the other, एक मास का एलिमेंट जो फिक्स्ड एक दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए कार्बन का फिक्स्ड मास है और ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है। ओके, फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल वोल नंबर रेशियो, और जो डिफरेंट मास रहेगा दूसरे एलिमेंट का, वो एक सिंपल वोल नंबर रेशियो में रहेगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन two compounds, the masses of one of the element which combine with fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio। और देखिए यहाँ पे 16:32 सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहा है 1:32, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 parts by mass of carbon combines with 16 part by mass of oxygen। कार्बन का 12 पार्ट ऑक्सीजन के 16 पार्ट से रिएक्ट कर रहा है, 16 पार्ट्स बाय मास। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड में 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कार्बन का फिक्स्ड मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से रिएक्ट कर रहा है, और वो जो ऑक्सीजन के डिफरेंट मास है उन दोनों प्रोडक्ट में, वो भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है। ओके, so ratio of masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon in this compound is 16:32 is 1:2 is a simple whole number रेशियो। ठीक, ये आपको समझ आया, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन होंगे,
ओके, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास किसी जो दूसरा एलिमेंट है उसके डिफरेंट डिफरेंट मास से रिएक्ट करेगा, और वो जो दूसरा एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जैसे कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो वहाँ कार्बन का फिक्स्ड मास था 12, ओके 12 पार्ट्स बाय मास, और ऑक्सीजन का क्या मास था फर्स्ट में, कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 और कार्बन डाइऑक्साइड में 32। तो यहाँ देखिए 16 रेशियो 32, डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास का जो रेशियो था वो क्या था 16 रेशियो 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 रेशियो 32, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक, ये आपको समझ आया। ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो व्हेन तो हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो क्या है, व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स, ये क्या फॉर्म करते हैं, दो कंपाउंड ये भी बनाते हैं। कौन कौन सा, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए सल्फर का मास कितना 32 और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन भी 32। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन का मास कितना 48। तो यहाँ देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट किए, टू डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। तो यहाँ देखिए सल्फर का एक फिक्स्ड मास 32 मास 32 पार्ट्स बाय मास रिएक्ट कर रहा है किसके, ऑक्सीजन के डिफरेंट डिफरेंट मास से। वो कौन से हैं 32 और 48, विच बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो 32 रेशियो 48। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेशियो 3। ठीक, आपको समझ आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है। चलिए हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक न्यूमेरिकल के थ्रू उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स। ओके, कॉपर 2 ऑक्साइड्स दे रहे हैं ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच, 1 ग्राम कॉपर को हीट करने पर ऑन ईच इज in hydrogen we get 0.888 gram and 0.798 gram of the metal respectively. Okay, show that these results are in agreement with the law of multiple proportion. तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपर का जो मास होगा उसको फिक्स कर देंगे। ओके, क्योंकि एक कंपाउंड का फिक्स्ड मास दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट मास से रिएक्ट करता है, तो हम कॉपर का 1 ग्राम को फिक्स्ड कर देंगे। सो लेट फिक्स 1 ग्राम ऑफ लेट फिक्स 1 ग्राम ऑफ कॉपर एज द fixed weight in the 2 ऑक्साइड्स। ओके, जो कॉपर के 2 ऑक्साइड्स है उसमें कॉपर का फिक्स्ड मास कितना है 1 ग्राम। ओके, तो फर्स्ट में क्या दिया है, इन फर्स्ट ऑक्साइड ओके, फर्स्ट ऑक्साइड में क्या है, ठीक 1 ग्राम हमारा कॉपर हमने फिक्स्ड कर लिया। तो कितना फर्स्ट हमको कितना मिल रहा है 0 पॉइंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स, वेट ऑफ कॉपर कितना है फर्स्ट में 0.888 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 1 माइनस 0.888 ग्राम्स। ओके,
सो कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 0.112 ग्राम। ठीक, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर combines with ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं? कितने ग्राम ऑक्सीजन से? 0.112 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने से रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 0.112 डिवाइडेड बाय कॉपर कितना है? 0.888। ओके, सो इसका आंसर आएगा आपका 0.126 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो हमने क्या किया? अब सेकेंड वाले में देखते हैं। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इन सेकेंड ऑक्साइड मास ऑफ कॉपर कितना दिया है? सॉरी, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? 0.798 ग्राम। ठीक, 0.798 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा उसमें? वेट ऑफ ऑक्सीजन 1 माइनस 0.798, तो ये कितना आ जाएगा? हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.202 ग्राम। ओके, सो अब हम निकालते हैं कि सेकेंड वाले में क्या हुआ। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, 0.798 ग्राम ऑफ कॉपर combine with या reacts with copper combine with कितने से कंबाइन कर रहा है? कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है? 0.202 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो 1 ग्राम कॉपर कितने से कंबाइन होगा? कितने ग्राम ऑक्सीजन से? 0.202 अपॉन 0.798। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं इसको, तो आंसर आएगा 0.253 ग्राम। ठीक, तो फर्स्ट जब ऑक्साइड था उसमें ऑक्सीजन का रेशियो कितना था? 0.126 ग्राम। सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना मिला? 0.253 ग्राम। तो हम इसका रेशियो निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा? 0.126 अपॉन 0.253। तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये रेशियो? 1:2। हमने क्या किया यहाँ पर? कार्बन कॉपर का एक फिक्स्ड मास लिया, हमको ये दिया था कि 0.88 ग्राम जो है उसमें ऑक्सीजन कितना है? इतना। तो हमने क्या किया? 1 ग्राम कॉपर के लिए निकाल लिया कि 1 ग्राम कॉपर कितने से कंबाइन करेगा। तो हमने फिक्स कर लिया कॉपर के मास को। तो 1 ग्राम कॉपर फर्स्ट में कितने से कर रहा है? 0.126 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। सेकेंड में क्या किया हमने? सेकेंड वाले में भी हमने 1 ग्राम के लिए निकाला, तो वो कितना है हमारा? 0.253। उसके बाद हमने दोनों ऑक्सीजन के रेशियो चेक किए, तो वो दोनों ऑक्सीजन के रेशियो किस में आ रहे हैं? 1:2 में, जो कि एक सिंपल होल नंबर
रेशियो है। ओके, सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये तीनों लॉ आपको समझ आ गए होंगे। ठीक, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम जो बाकी के दो लॉज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।